नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित आचार्य द हिकिटिस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस निशुल्क व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी से एक निवेदन कि आप इस तरह की जो वीडियो हैं उन्हें आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना एक लाइक वाला जो बटन है उसे आप दबा दें। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो एक एकेडमी है इसे कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार का लाभ होगा, क्योंकि इन्होंने जब हमें माँ भारती की, माँ संस्कृति की सेवा के लिए अवसर दिया है तो हमारा भी कुछ एक कृतज्ञ होने के नाते हमें अपना कुछ वापस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से एक बड़ा सा धन्यवाद इनका हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम चर्चा करते हैं। अपनी पिछली क्लास से कुछ जोड़ते हुए हम आज की अपनी एक कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल की कक्षा में हमने अपनी जो परंपरागत पद्धति थी उसके अंतर्गत जो पहली विधि थी, पाठशाला विधि या जिसे हम पद्धति कह सकते हैं, उसके अंतर्गत प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो विधियां और प्रविधियां थी हमने उनकी चर्चा की थी। कौन कौन सी विधियां थी? मौखिक विधि, सूत्र विधि, भाषण विधि, व्याख्यान विधि, कक्षा न्यायिक विधि, कथा कथन विधि, इस प्रकार की बहुत सारी विधियां प्रविधियां थी जिनकी हमने कल चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं कि जो परंपरागत पद्धति है उसी के अंतर्गत भंडारकर विधि को भी समायोजित किया जाता है। डॉक्टर रघुनाथ सफाया जो है अपनी पुस्तक में इस चीज़ का एक विशेष अपने आप में महत्व बताते हैं कि जब भारतीय गुरुकुल परंपरा अपने चरम पर थी और जिस समय भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती थी, उस दौरान जब भारत में आंग्ल जो व्यक्ति थे उनका जब आना हुआ, अंग्रेज जिसे हम कहते हैं, जब वो आए तो उन्होंने यहाँ अपनी शिक्षण व्यवस्थाओं को चलाना प्रारंभ किया, क्योंकि उन्हें आंग्ल भाषा में अपने कार्मिक चाहिए होते थे। तो उन्होंने यहाँ पर संस्कृत भाषा के स्थान पर आंग्ल भाषा की स्थापना करने का पुरजोर प्रयास किया। तो उस समय उन्होंने कुछ नवीन विधियों का प्रयोग किया जिनका उद्देश्य था कि आंग्ल भाषा अधिकाधिक रूप से भारतीयों तक पहुँचाई जाए। तो उन विधियों को हमारे जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे अपनी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को और अधिक गति प्रदान करने के लिए उन पाश्चात्य विधियों का ही भारतीयकरण किया। तो उसी में हमारी एक विधि जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है भंडारकर विधि। क्या नाम है उसका? भंडारकर विधि। तो हमने पहली जो पढ़ी थी पाठशाला विधि थी, अब ये उसका दूसरा भाग है भंडारकर विधि, जो परंपरागत विधियों में ही जिसकी गणना की जाती है। तो ये है आपकी भंडारकर विधि। मैंने कल आपको स्पष्ट कर दिया था कि यदि संपूर्ण शिक्षण इसी विधि के माध्यम से करवाया जाएगा तो यह पद्धति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पद्धति। अस्तु तर्हि अग्रे सरामः, आगे बढ़ते हैं। जब बात आती है भंडारकर विधि की तो वहां पर एक ही भाव निकल करके आता है, व्याकरण शिक्षण। क्योंकि निश्चित रूप से इस विधि के माध्यम से अनुवाद सिखाया गया था और इसी कारण से इस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि। इसे हम व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अनुवाद पर विशेष महत्व दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जब मैंने आपको पहले बताया कि लॉर्ड मैकाले आया था 1835 में और उसने अपनी एक नई जो शिक्षण व्यवस्था थी वो यहाँ लागू की थी और उसे केवल आंग्ल भाषा वाले कार्मिक चाहिए होते थे, तो वहाँ आंग्ल भाषा के जो लोग थे वो अपनी भाषा को प्रसारित करना चाहते थे और जो संस्कृत भाषा के समर्थक थे वो अपनी भाषा का प्रचार प्रसार उसी गति में करना चाहते थे। तो उन्होंने एक विकल्प दिया कि इसके साथ साथ भी आप संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर भंडारकर थे, जिनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण भंडारकर, इस पर एक प्रश्न पूछा जा चुका है और प्रश्न मैं बता दूं आपको पूछा गया है वो 2012 की रीट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर भंडारकर या डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कस्य विदेहे प्रवर्तकः अस्ति आसीत्। प्रश्न सुन लीजिएगा, डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकरः कस्य विदेहे प्रवर्तकः वर्तते। गोपाल कृष्ण भंडारकर किस विधि के प्रवर्तक थे? सीधा सीधा सवाल पूछा गया है।
तो यहां इनके नाम से ही पता लग जाता है कि इसके जो समर्थक थे, इसके जो प्रवर्तक थे, वो कौन थे? डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर। एक बहुत अपने आप में एक परिचित नाम है, डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर। तो ये एक अपने आप में विशिष्ट नाम है। क्या है? अपने आप में एक विशिष्ट नाम है, और इस पर प्रश्न पूछा गया था 2012 में। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधा प्रवर्तक का नाम पूछा गया था। कौन था प्रवर्तक? इस बार ये प्रवर्तक जो है विकल्पों में आ सकता है, और ये विधि जो है ये प्रश्न के रूप में आ सकती है। प्रश्न बन सकता है यहां पर। किस तरह का प्रश्न बन सकता है? देखिएगा, व्याकरण अनुवाद विधेः प्रवर्तकः वर्तते। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? निम्न में से नाम बताइए। तो वहां आप किसको चुनेंगे? यदि यहां पर जी के भंडारकर लिखा होगा तब भी यही है, केवल भंडारकर लिखा होगा तब भी यही है, और यदि गोपाल कृष्ण भंडारकर लिखा है तब भी यही है। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था आपके यहां पर प्रश्न बनने का एक विशेष संदर्भ। और अब हम बात करते हैं कि जब वहां पर हम चर्चा कर रहे थे आंग्ल भाषा और संस्कृत भाषा के उस समय का जो एक विशेष प्रकार का हम ये कहें कि गतिरोध चल रहा था, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ क्या था कि जब आंग्ल भाषा का एक विशेष जो है समूह निर्मित हुआ, तो वहाँ हमारी जो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार करने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने उनसे संबंधित विधियों का, जो ग्रीक और लैटिन भाषा जो आंग्ल भाषा की कहीं ना कहीं एक हम ये कहें कि समकक्ष भाषाएं रही हैं, लिपियाँ रही हैं, तो वहाँ उनकी विभिन्न विधियों का उन्होंने भारतीयकरण किया। और यहाँ पर डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर ने, जैसा कि मैं पहले भी एक अपनी कक्षा में बता चुका हूँ जब हम पद्धति पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने 2 पुस्तकों का निर्माण किया। कितनी पुस्तकों का? 2 पुस्तकों का निर्माण किया। कौन कौन सी पुस्तक थी? पहली पुस्तक थी संस्कृत मार्गोपदेशिका, अर्थात संस्कृतस्य मार्गस्य उपदेशः नाम संस्कृत भाषायां कथम प्रवेशः वयं प्राप्तुम शक्नुमः, कि संस्कृत भाषा में हमारा प्रवेश किस प्रकार का हो, मार्ग किस प्रकार का हो, मार्ग प्रशस्त किस प्रकार से हो। ये उनकी पहली पुस्तक का नाम था। दूसरी पुस्तक का नाम था संस्कृत मंदिर अंतः प्रवेशिका। वहां पहली पुस्तक केवल मार्ग बता रही है, अर्थात केवल साधारण परिचय दे रही है, जबकि दूसरी पुस्तक जो है उसके नाम से ही अर्थ निकल करके आ रहा है संस्कृत भाषायाः अंतः प्रवेशिका। नाम मंदिर तस्य कश्चन विशेषणः वर्तते। यहां मंदिर शब्द का एक विशेषण के रूप में प्रयोग कर लिया गया है। तो कहा गया कि अंतः प्रवेशिका अर्थात गति किस प्रकार से हो, आप भाषा को धारा प्रवाह से किस प्रकार से बोल सकते हैं, ये उद्देश्य था उनकी दूसरी पुस्तक का। अब उन्होंने अपनी पुस्तकों में जो अध्यायों का विभाजन किया है उस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। ये द्वितीय श्रेणी में भी पूछा जा चुका है और रीट में भी पूछा जा चुका है। उनकी सीधी संख्या पूछी है। संस्कृत मार्गोपदेशिका में कितने अध्याय हैं? प्रथम पुस्तक जो है उसमें 31 अध्याय है, और दूसरी पुस्तक में 26 अध्याय है। और उन्होंने प्रत्येक अध्याय को 4 भागों में बांटा है। पहला शब्दकोश या उदाहरण सहित व्याख्या करना, दूसरा आंग्ल भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद, तीसरा संस्कृत भाषा से आंग्ल भाषा में अनुवाद, और चौथा जो भाग है वो है शब्दकोश का। अर्थात अनुवाद के दौरान आपको यदि किसी शब्द की आवश्यकता है और आप उस शब्द के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, अनुभव नहीं रखते हैं, तो आप शब्दकोश की सहायता से अपने वाक्य की रचना कर सकते हैं। ये था उनका उद्देश्य। अब हम यहां बात करते हैं एक और प्रश्न जो रीट 2012 में पूछा गया था। यहां पर एक अलग ही नजरिया रहा है परीक्षक का, क्योंकि सबसे पहली बात क्या है मैं आपको बता दूं, यहां पर एक एग्जांपल देकर के, एक उदाहरण देकर के समझा दूं कि जैसे आप जब मोबाइल लेने जाते हैं दुकान पे, तो वहां पर आप सबसे पहले देखते हैं कि मोबाइल में फीचर्स क्या हैं, क्योंकि आप जिसकी सेवा लेना चाहते हैं क्या वह सारी चीजें उसमें हैं। तो आप जब एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और जो व्यक्ति आपको शिक्षक के रूप में चुन रहा है वो भी आप में वही सारे फीचर्स देख रहा है कि आप में वो सारे फीचर्स हैं या नहीं है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि जो परीक्षक चाह रहा है आप में फीचर्स, वो यदि आप में हैं तो आपका चुनाव निश्चित रूप है, आपका चयन निश्चित है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वो सारे फीचर्स अपने अंदर इंस्टॉल करने होंगे, सारे फीचर्स को हमें इकट्ठा करना होगा, तब जाकर के हम उस श्रेणी में प्रथम स्थान को प्राप्त करेंगे जहां से परीक्षक
चयन करने वाला है। तो हमें पूरी एक विकसित जो है समझ जो है विकसित करनी चाहिए, प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है। तो वही एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, 2012 की रीट में पूछा गया है। प्रश्न है, संस्कृत शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। अब यहां पर आपका कोई रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आने वाला है। अब यहां आपको विकल्प देखने हैं। क्या देखने हैं? विकल्प। क्यों? क्योंकि हम जितने भी विधियों की चर्चा करेंगे, सब जो विधियां हैं अपने आप में अपने स्थान पर उपयुक्त हैं, इसीलिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो जब हम इस प्रकार के प्रश्न का सामना करेंगे या इस प्रकार का प्रश्न जब हमारे प्रश्न पत्र में होगा, तो हमें वहां पर विकल्पों में देखना होगा कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अर्थात जो कहते हैं कि हमारे पास उपस्थित है उसमें से योग्य कौन है। तो यहां देखिए विकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूं। व्याख्यानम, अनुवादः, प्रश्नोत्तरः, कंठस्थीकरणम। भाषा शिक्षण की संस्कृत शिक्षण से सर्वोत्तम विधि वर्तते। व्याख्यानम है क्या? अनुवाद है क्या? प्रश्नोत्तर है क्या? कंठस्थीकरण है क्या? कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं है। चलिए, क्योंकि हम भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, संस्कृत शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो व्याख्यानम हमने पढ़े थे और पढ़ भी लिया हमने पिछली कक्षा में। तो व्याख्यान में क्या है? श्रोता बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है। दूसरा, भाषा के संपूर्ण कौशलों का विकास नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की, तो उसमें भी क्या है? केवल एक वर्ग जो जिज्ञासु है, जो मेधावी बालक होते हैं, वही लाभ उसका ले पाते हैं। और प्रश्नोत्तर में सीमांकन नहीं होता है। अब बात आती है अनुवाद की। तो अनुवाद जो है वो भंडारकर विधि पर आधारित है। और अनुवाद शब्द को वो क्या कर रहे हैं? यहां इन सारों में से जितने भी विकल्प हैं वहां पर अनुवाद के माध्यम से वो व्याकरण अनुवाद विधि को रखना चाह रहा है। अब यहां आपका चिंतन जो है विस्तृत हो जाना चाहिए। यहां वो अनुवाद शब्द जो है वो किसका प्रतिनिधि है? वो व्याकरण अनुवाद विधि का प्रतिनिधि है। तो यहां पर विकल्पों में आपको चयन करना है अनुवाद का। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके जो है प्रश्न पत्र में होने वाले हैं। तो सचेत हो जाइएगा, सजग हो जाइएगा और अपनी जो योजना है परीक्षा तैयारी की उसे बिल्कुल विधिवत रूप से आपको बना करके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस विधि के, जो हम भंडारकर विधि की चर्चा कर रहे हैं, इसके गुण और दोष क्या हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसके गुणों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो गुरुकुल पद्धति में एक प्रणाली चली आ रही थी, गुरुकुल पद्धति में एक रीति चली आ रही थी कि हर विधि में कंठस्थीकरण पर बल दिया गया था। और वो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान के आधार पर यदि हम उसे देखते हैं तो वो एक वैयक्तिक विभिन्नता या हम कहें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरती है। क्योंकि हर वस्तु को, हर विषय को, हर बिंदु को कंठस्थ करना सरल नहीं है। तो यहां इन्होंने कंठस्थीकरण के स्थान पर चिंतन कौशल को स्थान दिया है। अनुवाद विधि में जब आप रचना करते हैं तो वहां कंठस्थीकरण की आवश्यकता नहीं है, आपका चिंतन काम करना चाहिए कि उस भाषा में इसके लिए ये शब्द है तो इसमें क्या होगा, और यदि नहीं मिल रहा है तो चलिए शब्दकोश में से उसको उठा करके हम अपना काम पूरा कर देते हैं। तो यहां उन्होंने कंठस्थीकरण के स्थान पर चिंतन कौशल को बल दिया है। दूसरी, ये सबसे बड़ी जो है शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। किन पर आधारित है? शिक्षण सूत्र एक नया शब्द है, लेकिन जब हम अपने पाठ्यक्रम में इसको पढ़ेंगे, जब हम शिक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम शिक्षण सूत्रों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि विधियां जो हैं वो शिक्षण सूत्रों की ही अनुगामी हैं। सिद्धांत भी शिक्षण सूत्रों की स्थापना करते हैं। तो हम शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे शिक्षण सिद्धांतों के साथ में। अभी हम बात कर रहे हैं विधियों की। तो यहां पर यह कह रहा है कि जो भंडारकर विधि है वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। कौन से शिक्षण सूत्र हैं? ज्ञातात अज्ञातम प्रति, सरलात कठिनम प्रति। जो ज्ञात है, जितना आप जानते हैं, उससे आपको अज्ञात जो है, जो आप जानने वाले हैं, जो आप नहीं जानते हैं, जो जानने के लिए आप आए हैं, वो शिक्षण सूत्र है। अर्थात आप आंग्ल भाषा जानते हैं तो आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, आप संस्कृत भाषा जानते हैं तो आपको आंग्ल भाषा सीखनी है, और यदि उसमें भी आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप शब्दकोश से मदद ले सकते हैं। सरलात कठिनम प्रति, आप सरल भाषा जानते हैं और अब आपको जो है एक स्तरीय भाषा की आवश्यकता है तो वहां पर आपको शब्दकोश की आवश्यकता पड़ेगी। अनुवाद करते समय आपको शब्दकोश का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये थे भंडारकर पद्धति के गुण। और अब हम बात करते हैं इनके दोषों की। तो कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद में
भाषा की संपूर्णता दिखाई नहीं देती है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। किस प्रकार से है समझिएगा, लिखने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। हमें एक समझ विकसित करनी है, हमें समझना है, उसको रटना भी नहीं है। एक समझ विकसित करनी है, जैसे ही उससे संबंधित प्रश्न आता है और हम अपने आप को वहां पर स्थापित कर पाए। तो यहां पर ये क्यों कह रहा है कि भाषा की संपूर्णता दिखाई नहीं देती है, किस प्रकार से, किस संपूर्णता को देखना चाह रहा है। अर्थात अनुवाद का मतलब है इंग्लिश या हम कहें आंग्ल भाषा के शब्द के स्थान पर संस्कृत भाषा के शब्द को रखना है। यह क्या है? भंडारकर विधि है। संस्कृत भाषा के शब्द के स्थान पर आंग्ल भाषा के शब्द को रखना है। कट कॉपी पेस्ट, यू नो अबाउट वेरी वेल, आप अच्छी तरह जानते हैं, आजकल चल भी यही रहा है। अर्थात संस्कृत भाषायाम एतस्य कृते कश्चन एका उक्ति वर्तते, मक्षिका स्थाने मक्षिका स्थापनम। अर्थात शब्द के स्थान पर शब्द को स्थापित कर देना, मक्षिका के स्थान पर मक्षिका को बिठा देना। तो आप नोट कर लीजिएगा, इसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मक्षिका स्थाने मक्षिका स्थाने मक्षिका स्थापनम, मक्षिका स्थाने मक्षिका स्थापनम। ये किस में आ रहा है? भंडारकर विधि में आ रहा है। किस में आ रहा है? भंडारकर विधि में आ रहा है। तो प्रश्न बन सकता है यहां से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है। प्रश्न बन सकता है यहां से, मक्षिका स्थाने मक्षिका स्थापनम कस्मिन् विधौ भवति, या कस्य विधेः लक्षणम। प्रश्न बन सकता है, कस्मिन् विधौ भवति, कस्य विधेः लक्षणम, किस विधि का लक्षण है या किस विधि में होता है। यह प्रश्न यहां से बन सकता है भंडारकर विधि की जब भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, यह था एक पहला दोष। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा दोष क्या है। यह कहता है कि यहां केवल श्रवण भाषण कौशल का विकास होता है, अन्य कौशलों को यहां पर अवसर नहीं मिलता है। अर्थात भाषा को कहना है, भाषा को सुनना है, भाषा का वाचन करना है, लेखन इत्यादि का स्थान यहां पर नहीं मिलता है। और हम ये कहें कि संपूर्ण जो है, जैसे पहला उसने उस दोष बताया था कि भाषा की संपूर्णता नजर नहीं आती है। तो ये थी आपकी भंडारकर विधि। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जब हमने कल अपनी कक्षा में पढ़ा था कि हमने इनको 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग थे? पहला था परंपरागत पद्धति या विधियां, दूसरा था नवीन आधुनिक या अर्वाचीन संस्कृत शिक्षण विधियां, और तीसरा था संस्कृत के नवीन उपागम। 3 थे। हमने पहले पे चर्चा कर ली है। अर्थात जो परंपरागत है उसमें जो विधियां थी, पहली पाठशाला पद्धति या पाठशाला विधि, और उसके अंतर्गत जितनी भी 9 या 10 विधियां समाहित थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। और उसका दूसरा भाग जो था, व्याकरण अनुवाद विधि कह दें या भंडारकर विधि कह दें, वो उसका दूसरा भाग था। तो ये जो अब तक हमने विधियां पढ़ी हैं, ये हमने पढ़ी हैं परंपरागत संस्कृत शिक्षण की विधियां। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे संस्कृत की आधुनिक शिक्षण विधियां। तो चलिए मैं यहां पर टॉपिक डाल देता हूं, नवीन संस्कृत शिक्षण विधियां। नवीन क्यों है? क्योंकि हमने बताया कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षण व्यवस्था जो थी, या हम ये कहें कि गुरुकुल जो पद्धति कहीं ना कहीं अपना वो स्तर नहीं बना के रख सकी थी जो पहले था। जब आंग्ल भाषा संबंधित विधियों का प्रचलन हुआ, जब दूसरे आंग्ल भाषा के विद्यालय खुले, तो वहां पर संस्कृत भाषा के विद्यालयों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन विधियों का जब यहाँ संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, तो वे सारी नवीन विधियां कहलाई हैं। तो हम उन्हीं विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर हैं संस्कृत शिक्षणस्य नवीन विधयः, संस्कृत शिक्षणस्य नवीन विधयः। ये है आपका दूसरा भाग, उसका संस्कृत विधियों का दूसरा भाग। पहला भाग कौन सा था? परंपरागत। पहला भाग था परंपरागत और दूसरा है नवीन। तो ये था हमारा दूसरा भाग। अब हम बात करते हैं कि ये संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियां कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं बताइए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष विधि के बारे में। किस विधि के बारे में? प्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष विधि क्या है? और मैं आपको बता दूं कि ये प्रत्यक्ष विधि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा
तो नहीं कहूंगा, लेकिन अमूमन इससे संबंधित प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मिल जाएगा या मिल जाता है, मिल चुका है। तो प्रत्यक्ष विधि जो है, सबसे पहली बात तो यह है कि यह अत्यंत मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रत्यक्ष विधि जो है वो अत्यंत मनोवैज्ञानिक विधि है। और प्रत्यक्ष विधि को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि प्रत्यक्ष विधि दोहरे अर्थ को लिए हुए है। ये अपने दो अर्थ प्रकट करती है। जब हम बात करते हैं भाषा की, ध्यान से सुनिएगा आप, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको समझा रहा हूं। जब हम प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे तो वहां पर जब हम भाषा की बात करते हैं, किसकी? भाषा शिक्षण की बात करते हैं, केवल भाषा। जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो वहां पर प्रत्यक्ष विधि का अपना अर्थ होता है या भाषा पाठनीया सा भाषा तस्याम एव भाषायाम पाठनीया। अर्थात हम जिस भाषा का शिक्षण कार्य करवा रहे हैं उस भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए, तो वह विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि। अर्थात यदि हम संस्कृत शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो हमारा माध्यम भी क्या होना चाहिए? संस्कृत शिक्षण ही होना चाहिए, संस्कृत भाषा ही होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा जो माध्यम रहेगा वो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं का मिश्रण रहेगा, क्योंकि यदि मैं पूर्ण रूप से केवल संस्कृत माध्यम से आपको अध्यापन करवाता हूं तो जो हिंदी परिवेश के जो छात्र हैं उन्हें कठिनाई होगी और वो शायद यहां से मुझे अवॉइड कर देंगे। तो इसलिए मेरा दोनों का मिश्रित रूप आपके सामने है। तो यहां प्रत्यक्ष भाषा क्या है कि वहां पर जो भाषा पढ़ाई जा रही है, प्रत्यक्ष विधि में जो भाषा पढ़ाई जा रही है उस भाषा को हमें उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाना है। यदि आप आंग्ल भाषा पढ़ा रहे हैं तो आंग्ल भाषा के माध्यम से पढ़ाइए, आप संस्कृत भाषा पढ़ा रहे हैं संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाइए, आप यदि अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा पढ़ा रहे हैं, जैसे राजस्थानी भाषा है, वो राजस्थानी भाषा हमारे पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में चलती है, तो वहां पर राजस्थानी एक विषय है और उसे राजस्थानी में ही पढ़ाया यदि जाता है तो वह क्या हो जाती है? प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। और इसे हम मातृविधि भी कहते हैं, मदर्स मेथड भी कहते हैं, जो इस प्रत्यक्ष विधि का मूल आधार कहा जा सकता है। तो हम यहां चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष विधि के बारे में, और प्रत्यक्ष विधि जो है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। चलो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न पूछा गया था, रीट 2012 में प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न है चलिएगा देखते हैं। इसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, प्रोफेसर वोकिल महोदयाः संस्कृत शिक्षणे कस्य विधेः प्रयोगः अकरोत्। प्रोफेसर वोकिल ने संस्कृत शिक्षण विधि में किस विधि का प्रयोग किया? इसे प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। संस्कृत शिक्षणे प्रोफेसर वोकिल महोदयेन कः विधि प्रयुक्तः, कौन सी विधि प्रयोग में लाई है? तो सीधा सीधा आपका उत्तर होता है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो समर्थक हैं वो कौन है? प्रोफेसर वोकिल। और प्रोफेसर वोकिल कौन थे? मुंबई के एक विद्यालय में पढ़ाते थे, आल्फिन जो स्कूल है उसमें वो पढ़ाते थे। मुंबई में आल्फिन स्कूल है, इसका पूरा नाम है आल्फिनस्टॉन स्कूल, मुंबई की है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। जब वो सीधा प्रवर्तक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जब वो प्रवर्तक पूछ रहा है तो वो स्कूल का नाम भी पूछ सकता है और उन्होंने कब इसका प्रयोग किया वो दिनांक या वो ईस्वी भी पूछ सकता है, वर्ष भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। और इसको याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूं। आप एक ट्रिक बना सकते हैं इसके लिए कि मेरे जो दादाजी थे, मेरे दादाजी तो थे वोक के लिए। किसके लिए? वोक के लिए। इट मीन्स वोकिल। मेरे दादाजी वोकिल अर्थात वोक के लिए 1951 में मुंबई गए थे, या मुंबई में वोक कर रहे थे। किसमें? मुंबई। मेरे दादाजी 1951 में मुंबई में वॉक कर रहे थे और वहां पर उन्होंने क्या किया? आल्फिनस्टॉन जो है उसे आप यहां कह सकते हैं कि उन्होंने डॉल्फिन को क्या मारा? स्टोन मारा। क्या मारा? आल्फिनस्टॉन जो है उसको उन्होंने क्या किया? डॉल्फिन को स्टोन मारा। तो डॉल्फिन रिप्लेस देन आल्फिन। तो यहां पर आप याद कर सकते हैं और निश्चित रूप से यहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इससे प्रश्न बन चुका है 2012 में।
तो 2012 की रीट में जब ये प्रश्न बन चुका है, अब संभावना यहां से बनती है कि या तो वह क्या पूछेगा, स्कूल का नाम पूछेगा, या फिर वह सन पूछेगा, वर्ष पूछेगा, किस वर्ष में उन्होंने इसका प्रयोग किया था। और यदि वो ये नहीं पूछता है तो इसका सबसे पहले कहां प्रयोग हुआ, ये वो भी पूछ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो हुआ था फ्रांस में। कहां हुआ था, फ्रांस में। और किसने किया था, इसका प्रयोग जो किया था सबसे पहले किया था गुइन ने 1901 में। हम ये कह दें इसमें कि गुइन 1901 और ये है आपका फ्रांस। इसका जो था ये सर्वप्रथम प्रयोग था, हम कह सकते हैं यहां पे सर्वप्रथम प्रयोग किसका, प्रत्यक्ष विधि का। तो प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहले प्रयोग हुआ संपूर्ण विश्व की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर ये गुइन 1901 फ्रांस में आ जाता है, जिसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। और यदि हम भारत में बात करते हैं तो फिर आ जाता है बोकिल महोदय ने मुंबई में 1951 में डॉल्फिन स्टॉल, यदि आप याद रखेंगे तो आपको आ जाएगा आल्फिन स्टॉल स्कूल का नाम था, और वहां पर उन्होंने उसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये थी आपकी प्रत्यक्ष विधि से जुड़ी हुई मुख्य बातें। और चलिए अब हम बात करते हैं इसके दोषों के बारे में, गुणों के बारे में। सबसे पहली बात तो इसमें यह होती है कि ये जो है प्राथमिक कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वहां पर मातृभाषा के माध्यम से भी बालक को आप पढ़ा सकते हैं, प्रादेशिक भाषा जब आप पढ़ा रहे हैं। दूसरा, हम आजकल देखते हैं किंडरगार्टन स्कूल जो होते हैं, या फिर दूसरे हम ये कहें कि जो प्ले स्कूल्स होते हैं, या जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, या जो इंग्लिश माध्यम के, आंग्ल भाषा के माध्यम के इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसे हम कहते हैं, या संस्कृत माध्यम के जो स्कूल होते हैं, उनमें उसी प्रकार का परिवेश बालक को दिया जाता है, उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है और बालक भाषा को भली प्रकार से सीख जाता है। तो आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो इसी विधि पर हैं। दूसरा, हम बात करते हैं कि यह जो शिक्षण विधि है, इस विधि में विभिन्न प्रकार की प्रविधियां भी काम में ली जाती हैं, मौखिक विधि के रूप में है, क्योंकि बालक केवल बोलकर सीखता है। दूसरी बात होती है कि वाद विवाद जो होता है वो भी इसी के माध्यम से होता है। तो बालक का भाषा पर अपना एक विशिष्ट अधिकार बन जाता है। तो ये इसके गुण हैं। दूसरा, सबसे मुख्य बात क्या है कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। ये तो आप यहां पर लिख ही लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। जब भाषा की बात हो रही हो और जब विषय की बात होगी तो वहां पर जो प्रत्यक्ष विधि है वो किसी विषय वस्तु को दिखाने के लिए, किसी पदार्थ को दिखाने के लिए, किसी वस्तु को दिखाने के लिए, उसको मॉडल या उसकी प्रतिकृति हम कह सकते हैं, वो कक्षा में जब साक्षात दिखाई जाती है तो वो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है विषय वस्तु के लिए। जैसे हम प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो जब आपको सिखाया जाता है बनेना या कदली फलम तर्हि तत्र किम भवति, तत्र कदली फलस्य चित्रम सह प्रदर्शयति। अध्यापकः यदा हस्ति गजः इति पाठयति चेत गजस्य चित्रम तस्य सम्मुखे स्थापयति। जब वह गज पढ़ाना चाहता है, जब वह हाथी पढ़ाना चाहता है तो हाथी का चित्र दिखाता है, अर्थात वह प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वो आती विषय वस्तु की बात, लेकिन जब हम भाषा की बात करें तो वहां पर उस भाषा के माध्यम से ही पढ़ाया जाना प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात क्या है कि जो सहायक सामग्री होती है उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे शिक्षण और भी सरल हो जाता है। और जब हम विषय वस्तु को दिखा रहे हैं तो सहायक सामग्री हम स्वतः ही दिखा रहे हैं। जब हमें शेर दिखाना होगा तो हम शेर का चित्र दिखाएंगे, शेर को थोड़ी पकड़ के लाएंगे, शेर को थोड़ी दिखा। हमें ताजमहल बताना है तो ताजमहल थोड़ी ना हम उसको उठा करके लाएंगे, हम उसका चित्र दिखाएंगे। तो यहां पर सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण रुचिपूर्ण बन जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवेश जो होता है, वातावरण जो होता है वो संस्कृतमय बन जाता है। जब हम संस्कृत माध्यम से पढ़ाएंगे तो संस्कृतमय वातावरण का निर्माण हो जाता है। अगली बात, जब हम बात करते हैं इसके दोषों की तो वहां पर आती है कि इस प्रकार के शिक्षकों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है जो संस्कृत माध्यम से पढ़ा सके। यह सबसे बड़ा दोष है इसका। दूसरा दोष है इसका कि आधुनिक विद्यालयों में संस्कृतमय वातावरण का विकास करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक विद्यालय जो हैं उनमें संस्कृत भाषा कि यदि हम बात करने जाएं तो वहां पर उस प्रकार का जो है बालकों का स्तर नहीं बन पाता है, क्योंकि जो है छात्रों की संख्या भी कम होती है। तो इस प्रकार का माहौल जो है हम नहीं बना पाते हैं। और मुख्य बात वही आ जाती, पहले दोष को लेकर के आ जाते हैं कि उस प्रकार के अनुभवी अध्यापकों का वहां सर्वथा अभाव होता है। दूसरी बात, ये एक मुख्य प्रश्न यहां से बन सकता है, आप इसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये इस विधि से जुड़ा हुआ, बिल्कुल इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस विधि में पूर्व ज्ञान का कहीं भी उपयोग नहीं हो पाता है। पूर्व ज्ञान समझते हैं आप? जो बालक ने पहले सीख लिया है या पहले जो वह अपना एक विशिष्ट ज्ञान रखता है, एक अनुभव रखता है किसी भी बिंदु के विषय में या किसी भी परिस्थिति या व्यवस्था के विषय में, वो उसका पूर्व ज्ञान कहलाता है। और जो शिक्षण है वो जब नवीन ज्ञान को आप प्राप्त करने जाते हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण ज्ञान से कहीं ना कहीं उसका जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। तो वहां बालक जब एक प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से आप उसे पढ़ाना चाह रहे हैं, मान लीजिए संस्कृत भाषा आप उसे पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको संस्कृत माध्यम से पढ़ाना है, बालक हिंदी भाषा के परिवेश से आया है निकल करके, तो वह बालक अपने आप को वहां समायोजित नहीं कर पाता है, अर्थात उसका अभिव्यक्ति का जो एक भाव है वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है, क्योंकि वह बालक अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग उस माध्यम में नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा दोष है। और एक और दोष है इसमें कि इसमें व्याकरण के विशिष्ट नियमों का प्रयोग बहुत कम हो पाता है। केवल सामान्य रूप में आप जब उसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो वहां पर जो आप केवल भाषा के वाक्यों की रचना के दौरान जिन व्याकरण के अंशों का प्रयोग कर रहे हैं केवल उन्हीं के बारे में वह अपनी एक जानकारी बना पाता है, अन्य जो विशिष्ट नियम हैं उनके बारे में उसे अवसर नहीं मिल पाता है। तो ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो चलिए आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन जिन तथ्यों को मैंने बताया है कि इस पर प्रश्न बन सकता है उस पर आप विशेष ध्यान देंगे और आप अपने जो विशेष जो एक नोट्स बनाना चाह रहे हैं इस वीडियो को जब पुनः देखेंगे तो वहां पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं और यदि आपको आवश्यक लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके वीडियो को देखने के दौरान। तो चलिएगा आज की कक्षा में हम यहीं अपना शिक्षण कार्य यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।